देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा द बिगो नोटेशंस। बिगो नोटेशंस में हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द बिग ओ। तो इसको ओ को थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि ये नोटेशंस में हमारा क्लेरिफाई हो जाए। तो बिग ओ नोटेशन, देखिए कुछ है नहीं एक्चुअली। बेसिकली ये एक ओ नोटेशन नहीं होता, ये बेसिकली एक ऑर्डर होता है। हम इसको एक ऑर्डर ऑफ हायर ऑर्डर करके छोड़ देते हैं। मैथमेटिक्स अगर थोड़ा बहुत आपको पता हो तो देखिए कैसे होगा। सपोज हमारे पास दो फंक्शन है, पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। लेट अस सपोज दैट टू फंक्शंस, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक fn है और दूसरा फंक्शन हमारे पास gn है। ये दोनों फंक्शंस हैं हमारे पास सम पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सम n। ठीक है। अब क्योंकि ये फंक्शंस पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हैं तो ये दोनों फंक्शंस हमारे को क्या देंगे, पॉजिटिव ही आंसर्स देंगे, पॉजिटिव फंक्शन ही आंसर देंगे, बट मे नॉट बी इंटीजर। तो उनका जो है वो बस एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो इंटीजर होगा या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है हमारे पास fn और gn दो फंक्शंस हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स के जो पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं आंसर में। तो मैं कह सकता हूँ fn को इज इक्वल टू ऑर्डर, दैट इज ओ बिगो नोटेशंस में, ऑफ gn, और वी कैन से दैट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। मतलब दो फंक्शंस आपके बिगो नोटेशंस में कब क्लैरिफाई होंगे, व्हेन, ठीक है, व्हेन, कब इनकी कंडीशन आएगी हमारे पास, जब आपके पास देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट नंबर c सच दैट, देखिए कुछ नहीं है बेसिकली, ये मेरा fn था, इसको मैं और बिगो नोटेशंस विद रिलेटेड फंक्शन gn कब कहूंगा, व्हेन fn इज इक्वल टू, मतलब कोई एक नंबर मिल जाए हमारे पास, fn इज लेस देन विद कांस्टेंट एंड दिस मल्टीपल। देखिए आप ध्यान से, क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट मिल जाए c जिसको मैं g से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो मेरा आंसर है वो क्या हो जाए, जो f है वो मेरा g से छोटा हो जाए। दिस इज फॉर ऑल n, हर n के लिए। अगर ऐसा मिल जाए तो मैं कहूंगा f और g आपस में कैसे हो गए, बिगो रोटेशन से रिलेटेड हो गए। देखिए ध्यान से, यहां पर जो इक्वलिटी साइन है, जो इक्वलिटी साइन है वो इंडिकेट कर रहा है आपको कि लेस देन सिंबल होगा, ठीक है। और जो बिगो है यानी कि ये वाले नोटेशन है, ये शो कर रहा है कि एक कांस्टेंट c मिलेगा जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद मेरा f लेस हो जाए c इंटू gn से। इक्वल टू साइन चेंज हो जाएगा लेस देन में और o कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई विद cn। अगर ऐसा है तो दो फंक्शन आपस में रिलेटेड हो जाएंगे, बस इसका मतलब यही है। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है fn which is equal to 2n square plus 3n minus 3, और दूसरा फंक्शन दे दिया मुझे gn which is equal to n square। तो मैं कह सकता हूं कि fn is always less than equal to 3 into gn for all n, क्योंकि n एक पॉजिटिव नंबर है। अब देखिए ध्यान से, तो यहां से मतलब क्या मिला मुझे कि अब मैं इसको ले सकता हूँ यहाँ पे f इज दैट इज n 2n square plus 3n minus 3 is लेस देन 3 इंटू एन स्क्वायर। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा f फंक्शन है वो मेरा बिगो नोटेशन के साथ g के साथ रिलेट कर गया। तो मेरे पास इक्वलिटी साइन का मतलब, इक्वल टू साइन इंडिकेट्स कि लेस हो जाएगा, o का मतलब कि वो कांस्टेंट मिल जाएगा, मुझे यहाँ कांस्टेंट मिल गया 3। अब देखिए 2 इंटू एन स्क्वायर था तो इसलिए मैंने वहां पे जो वैल्यू ले ली वो 3 इंटू एन स्क्वायर ले ली, तो 3 से मल्टीप्लाई कर ली। तो कोई ना कोई कांस्टेंट, मैं यहाँ पे 4 भी लिख सकता हूँ, 5 भी लिख सकता हूँ, 6 भी लिख सकता हूँ, बस और कुछ नहीं है। अगर दो फंक्शन आपस में विद ए कांस्टेंट मल्टीपल लेस देन के साइन में रिलेट हो जाए, कोई भी कांस्टेंट नंबर मिल जाए,
तो मैं कहूंगा ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अब आपको मैथमेटिक्स की फॉर्म में बताता हूँ, ये तो हो गया आपका कंप्यूटर की फॉर्म में। मैथमेटिक्स की फॉर्म में आप कह सकते हो कि 2n² प्लस 3n-3 इज नियरली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n²। ऑर्डर ऑफ n² के बराबर तो हो गया ये, ओ मीन्स ऑर्डर। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स को कंप्यूटराइज्ड वे में यूज कर रहे हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास एक फंक्शन था, हमारे पास सिर्फ f विद फंक्शन n, मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑर्डर ऑफ gn, बिग ओ नोटेशन gn के साथ। कहता अगर फंक्शन दो हो, जैसे एक ना होके दो वेरिएबल का हो जाए, n1 n2 हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, n1 n2 हो जाएगा तो भी हमें कांस्टेंट मिल जाना चाहिए। ये फंक्शन भी फिर क्या होगा, दो ही वेरिएबल्स में होगा। बस हमारे को क्या मिलना चाहिए, एक एक कांस्टेंट मिलना चाहिए c, जिससे हमारा ये f n1 n2 लेस हो जाए विद सम g n1 n2। अगर ऐसा हो जाए तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो जाएंगे विद बिग ओ नोटेशंस o के साथ। बस डेफिनेशन आपकी ये कहती है। अब कहता है इस डेफिनेशन का यूज करेंगे हमारे पास आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, बड़ी बड़ी टर्म्स होंगी तो हम उसको लिख देंगे f इज रिलेटेड विद g विद बिग ओ नोटेशन। अब हमारे पास आता है एक क्वेश्चन, एक हम एग्जांपल करेंगे, और ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थोड़ा आपके बिल्कुल सिलेबस से रिलेटेड। क्या कहता है, टाइम एस्टिमेट, जो हमारा पहला ही क्वेश्चन था, तो कहता है एस्टिमेट द टाइम। अब हमें चाहिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बस, एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड, टू कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट करना है एक के बिट। अब कोई एक नंबर दे रखा है हमारे को, एक के बिट इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर दे रखा है, उसको पहले तो हमें के बिट इंटीजर है तो हम जो कंप्यूटर है वो हमारा सिर्फ बाइनरी बिट को पढ़ता है, तो उसको हमें 1 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर टू इट्स रिप्रेजेंटेशन इन द बेस 10। मतलब कि बेस 10 में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना एस्टिमेट टाइम रिक्वायर्ड है, ये आपका न्यूमेरिकल है। और जो आप कह रहे थे क्वेश्चन आपका टाइम वाला, वो अगर आपके एक्सप्लेनेशन पूछी जाए तो भी यहाँ से आप पूछ सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, अब इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन कहता है हमारे पास कि हमारे पास लेट n कोई भी हमने एक नंबर ले लिया, और ये जो नंबर है वो कैसा है, एक के बिट इंटीजर है। जब ये एक के बिट इंटीजर है तो हम क्या करें, इस इंटीजर को देखो, के बिट का मतलब कितने हमारे पास बिटिंग है उसकी। अब इसको हमने क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। अब इसको जैसे ही हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, क्योंकि नंबर गिवन नहीं है इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो सब कुछ हमारा थ्योरेटिकल बेस पे चलेगा। तो हमें डेसिमल नंबर है ये 10, n है, 10 बेस में नंबर है। तो लेकिन जब हमें क्वेश्चन को बिट की फॉर्म में लेके जाना है, तो हमें जो डिवीजन है वो भी बिट की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो 10 को भी हमें अपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज पढ़ेगा। तो 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है इसको कर सकते हो। 10 का तो सिंपल होता है 1010 हमारे पास बेस 2, तो हमारे पास हमने 10 को कन्वर्ट कर लिया 1010 बेस 2। अब ध्यान से देखो, क्योंकि n हमारा नंबर था, हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, कैलकुलेट करना है कि वो हमारे पास अगर बिट फॉर्म में दे रखा हो तो कितना टाइम एस्टिमेट लगेगा, और वापस हमारे को बेस 10 में रिप्रेजेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब हमें क्या करना है, इसको बेसिकली 10 से डिवाइड करना है, कोई भी नंबर हो। तो आप इसको ध्यान से समझना, कोई भी नंबर होगा तो हम उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक लॉजिक है। अब कोई भी नंबर है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10, ठीक है। 10 है तो हमारे पास एक क्या आएगा, कोई क्वोशंट आएगा और कोई रिमाइंडर आएगा। अब ध्यान से देखो, कोई क्वोशंट आया, कोई रिमाइंडर आया, ठीक है। लेकिन जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 10 से कम होगा। रिमाइंडर होगा 10 से कम, 0 1 2 से लेकर 9 के बीच में होगा। तो इसी तरह अगर मैं उसको 10 को 0 1 2 9 लेके चलूंगा, लेकिन अगर मैं 1010 से डिवाइड कर रहा हूँ तो उसके रिमाइंडर्स क्या आएंगे। देखिए रिमाइंडर तो यही आएंगे 0 से 9 के बीच में ही। देखिए रिमाइंडर तो यही आएंगे 0 से 9 के बीच में ही। कैसे करा हमने ये, 0 को तो मैं 0 लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 लिख सकता हूँ, फिर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
2 को लिख सकता हूँ 1 0, 3 को 1 1, इस तरह से 9 को मैं लास्ट में लिख सकता हूँ हमारे पास 1 0 0 1। अब आप ध्यान से देखिए, दोबारा से करता हूँ इस चीज को। पहले मैं 10 को कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे हमने लिखा 2 5, रिमाइंडर आ गया 0, नेक्स्ट 2 हमारे पास 2 4, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1, नेक्स्ट फिर करोगे 2 1, रिमाइंडर आ गया 0, और नेक्स्ट ये 1 बच ही गया। तो ये हमारे पास बन गया ना 1 0 1 0। तो ये हमारे पास बन गई इसकी रिप्रेजेंटेशन 10 की बाइनरी में। अब देखिए, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0 to 9, ठीक है, की फॉर्म में कोई भी। लेकिन इससे हमें अगर डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना हो तो मैं कैसे करूंगा? देखिए, डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए, दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो दो ही आंसर होंगे, या 0 है या 1 है, रिमाइंडर के फॉर्म में। तो मैं रिमाइंडर्स के आंसर लिख रहा हूँ सिर्फ इसको कैलकुलेट समझने के लिए। अब 0 के बाद भी हमारे पास, 0 के बाद तो कुछ 0 आ गया तो मतलब एग्जैक्टली डिवाइड। अब एग्जैक्टली डिवाइड हो गया तो आगे तो कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं, सारे रिमाइंडर बच के हमारे पास 1 के। तो 1 के फिर आगे दो केस ले लो, 0 आएगा या 1 आएगा। अगेन फिर हमारे पास दो केस ले लो, या 0 आएगा या 1 आएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से, क्योंकि हमारे पास जो 0 को तो हमने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 को 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, आगे फिर 2 है तो 1 इंटू 0 से रिप्रेजेंट हो जाएगा, 3 है तो 1 इंटू 1 से हो जाएगा, 4 है तो 1 0 0 से रिप्रेजेंट हो जाएगा, 5 है तो 1 0 1 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह से इनकी रिप्रेजेंटेशन चलती जाएगी अप टू 9। लास्ट नंबर हमारे पास बनेगा 1 0 0 1, 9 नंबर। अब देखिए हमारे पास ये तो होगी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इनमें से ये तो एक बेसिक हमारा प्रोसीजर था कि हमें कोई ना कोई क्वोशंट मिलेगा, किसी भी नंबर को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वोशंट मिलेगा, कोई ना कोई रिमाइंडर मिलेगा। डिवाइड बाय 10 नंबर है हमारा। अब देखिए, अब ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा जब हम बाइनरी ऑपरेशन में चलेंगे। क्योंकि सपोज करो मेरे पास नंबर है 343, अब मुझे इसको 10 से डिवाइड करना है, तो मैं कैसे करता हूँ 10 से डिवाइड? 10 को मैं पहले 3 पे ले जाऊंगा, 30, फिर मेरा 4 बच गया रिमाइंडर, एक ऑपरेशन हो गया। फिर मैं ऊपर से 3 कैरी करूंगा, फिर मैं दूसरी बार अब मैं फिर से क्या करूंगा, 10 को डिवाइड करूंगा, नेक्स्ट 4 40 3, अब फिर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 3 रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर बच गए 3, एक बार 3 बच गया, एक बार 4 बच गया, ठीक है। इस तरह से मेरे पास रिमाइंडर बचते जाएंगे, हर टाइम पे एक रिमाइंडर बचेगा ऑपरेशंस के वे में। तो आपके पास, अब देखिए, अब मैं अब चलता हूँ सारा थ्योरेटिकली पे। अब इस चीज को सिर्फ थ्योरेटिकली लिखूंगा मैं। मैंने n को डिवाइड करना है 10 से, तो इन ईच प्रोसेस पहली बार मैंने डिवाइड किया, मेरे पास क्या आया, n को रिप्लेस किया तो मेरे पास आ गया कि कोई ना कोई एक क्वोशंट बच गया, कोई ना कोई एक रिमाइंडर बच गया। जो रिमाइंडर बच गया फर्स्ट, उसको मैंने नाम दे दिया डी नोट। अब की बार, अच्छा, एक और एक बच गया क्वोशंट, मैंने क्वोशंट को फिर 10 से डिवाइड किया, क्वोशंट नंबर 1, फिर 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर नंबर 2 बच गया, उसको मैंने लिख दिया D1। अगला क्वोशंट बच गया, उसको फिर मैंने 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर नंबर 3 बच गया, मैंने उसको नाम दे दिया D3, क्वोशंट बच गया Q3। इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा और एट द एंड कहीं खत्म हो जाएगा आगे। तो मेरे पास क्या होगा, ये हमारे पास रिमाइंडर्स बचते जाएंगे, मुझे रिमाइंडर से ही काम है, और ये मेरे पास क्वोशंट बचते जाएंगे Q1 Q2 Q3 इन ईच डिवीजन, ठीक है। जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा, अब मैं 10 को ना लेके मैं क्या ले रहा हूँ 1 0 1 0 बाइनरी 2, तो भी करूंगा तब भी मेरे पास क्या रहेगा, इन ईच प्रोसेस मेरे पास एक क्वोशंट बचेगा और एक रिमाइंडर बचेगा। अब ध्यान से देखिए, जितनी बार भी ये प्रोसेस होगा, ये जो प्रोसेस होगा, ये जो प्रोसेस होगा आपका, दिस प्रोसेस कितने टाइम चलेगा? दिस प्रोसेस टेक्स टाइम्स मस्ट बी ए नंबर ऑफ, अब ये फॉर्मूला आएगा, इसको ध्यान से देखना, नंबर ऑफ टाइम्स इन द डेसिमल, क्योंकि डेसिमल बेस है तो बेस 10 हो जाएगा, इन द डेसिमल डिजिट्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला होगा log n, जितना बेस हो, यहाँ बेस 10, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस 1,
अब ध्यान से देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है हमारे पास, अगर आपको नहीं पता हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है, मान लो 3.2 है तो आंसर 3 देगा, लेस देन नंबर 2.5 है तो आंसर 2 देगा, 0.1 है तो आंसर 0 देगा। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वैल्यू लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब क्योंकि अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 ही आंसर देता, तो 2 के केस में तो वही ग्रेटेस्ट हो गया, और बाकी केस में नंबर लाइन पे जाओ, 0 है 1 है तो 0.5 यहाँ है तो लेस नंबर ये बन जाएगा तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास 2 पे जाओगे तो मेरे पास अगर नेक्स्ट 3 है तो 2.5 यहाँ आया तो उससे लेस नंबर 2 हो गया, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। तो जो फॉर्मूला है वो आपके पास ये होगा, दैट इज log n by log 10 + 1। तो जितनी बार प्रोसेस रिपीट होगा हमारे पास वो सेम होगा जितने हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है। अब हमारे पास करना क्या था, अब हमारे पास क्या हो देखो, अब हमने क्या करा, इतने डिजिट्स हैं और इतने ही ऑपरेशन है, तो इस चीज को ध्यान से रखना। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मेनी बिट ऑपरेशंस टेक्स टाइम्स, हाउ मेनी बिट ऑपरेशंस हमारे पास 10 इन ऑल द प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में कितने बिट ऑपरेशन लगे। ठीक है, तो हमने जितनी बार डिवीजन किया, सपोज हमारे पास हमने k बिट नंबर लिया था, k बिट इंटीजर लिया था, तो जो हमारे पास होगा इट विल बी एक ऑर्डर ऑफ k। अब ये बिग ओ नोटेशन यूज कर लिया यहाँ पे कि अगर वो n स्क्वायर, देखो ध्यान से मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हाईएस्ट n स्क्वायर है तो वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बन गया था, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया k बिट है तो ऑर्डर ऑफ k। ये तो आया हमारे पास ऑपरेशंस के लिए, और इतनी ही बार हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो टोटल मार्क देखो, डिवीजन भी हमारे पास इतने ही बिट का होगा, इतनी बार डिवीजन होगा और इतनी बार ऑपरेशन चलता जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ऑपरेशंस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ बिट ऑपरेशंस विच इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं मैं, नाउ टोटल नंबर ऑफ बिट ऑपरेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के इनटू ऑर्डर ऑफ के। अब फर्स्ट वाला तो आया है हमारे पास फॉर डिवीजन, कितनी बार हमने उसको डिवाइड किया, नंबर को डिवाइड करते गए, और ये वाला आया है हमारे पास फॉर ऑपरेशन, कितनी बार हमने उसको ऑपरेट किया, मतलब हर बार क्वोशंट आया हर बार कमेंट आया, तो जो ये वैल्यू आ गई ये बन गया ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर। तो हमारे पास बन गया टोटल नंबर, बन गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर। और इन टर्म्स ऑफ, अब ये तो केक में आंसर आ गया, अगर मैं इसी कोई इफ वी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 10, मैं इसको वापस डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, देखिए ध्यान से, रादर देन के, तो जो के है वो होता है हमारे पास, क्योंकि बिट में चल रहे हैं हम, वापस उसमें जाना है हमारे को, तो बनेगा log ऑफ n। देखिए डेसिमल में हमारे पास n था, हमने उसको कन्वर्ट किया था k बिट में, तो ये हमारे पास k है विच इज इक्वल टू बिग ओ नोटेशंस लोगरिथम यानी ऑर्डर ऑफ log n। तो हमारे पास अब जो लास्ट जो हमने कैलकुलेट करना था, टाइम which will be required to convert into decimal representation of any number is equal to, क्या आया था हमारे पास, ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर आया था, और ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर, के की जगह क्या आ गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए है हमारे पास log ऑफ n, तो log ऑफ स्क्वायर n। देखिए आपने ना इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना समझना है कि हमें कोई भी एक नंबर गिवन था, ठीक है, कोई भी एक नंबर गिवन था और हमें उसको कन्वर्ट करना था, हमें जो क्वेश्चन निकालना था वो निकालना था एस्टिमेट द टाइम। अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ये तो आपकी बुक की लैंग्वेज होगी। हमें निकालना था एस्टिमेट द टाइम टू इट्स रिप्रेजेंटेशन, हमने इसको रिप्रेजेंट करना है टू इट्स रिप्रेजेंटेशन इन द बेस 10, बेस 10 में इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ये
n एक k बिट इंटीजर लिया हमने, सबसे पहला स्टेप k बिट इंटीजर था। हम इसको, अब 10 है तो हमने 10 को कन्वर्ट कर लिया 1010 बेस 2 में। हमने इसको डिवाइड करते गए। अब k बिट इंटीजर है तो k ही बार डिवीजन लगेगा और k ही बार हमारे पास ऑपरेशन यूज होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ k यहाँ से आ गया, ऑर्डर ऑफ k यहाँ से आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई होके बन गया ऑर्डर ऑफ k स्क्वायर। क्योंकि k में है, वापस मुझे n में लेके जाना है, तो जो k की वैल्यू होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ log ऑफ n टू द बेस 10 के अंदर। यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो जो हमारा n का जो टाइम एस्टिमेट था तो कन्वर्ट इनटू दिस, वो बन गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ log ऑफ स्क्वायर n। आपको ये फर्स्ट टाइम तो अभी क्लियर नहीं होगा, अभी जब इसको पढ़ेंगे विद द नोट्स तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब इस तरह से आप अपना कोई भी टाइम एस्टिमेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर इतना कैसे हमने कैलकुलेट किया? अब देखिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में चलता हूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर है 3 4 5 7, मुझे इसको डिवाइड करना है। अभी जो हम नोटेशन में चल रहे हैं तो हम कैसे करते हैं इसको? हम इसको ऐसे ही तो करते हैं, 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा इसका? 3 4 5 आ जाएगा और रिमाइंडर बच गया 7। तो ये क्वोशंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वोशंट, ये मेरा हो गया फर्स्ट रिमाइंडर। अगली बार मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3 4। ये मेरा बच गया सेकंड क्वोशंट, मेरा रिमाइंडर आ गया 5, ये मेरा बच गया सेकंड रिमाइंडर। अगली बार आपके पास, अब इसको लेके चलेंगे तो आपके पास क्या आएगा? देखिए ध्यान से, नेक्स्ट में आएगा आपके पास 10, अब की बार 3, यह मेरा नेक्स्ट क्वोशंट आ गया और 4 मेरा नेक्स्ट रिमाइंडर बच गया। अब आपके पास चलेंगे हम नेक्स्ट 10, तो मेरे पास अब क्या रहेगा? 3 ही रह जाएगा बस। 1 0 क्वोशंट रिमाइंडर। अब देखिए रिमाइंडर में आपके पास कितनी बार ऑपरेशंस लगाया मैंने? 1 2 3 4। अब देखिए ये 4 डिजिट नंबर था ना, 6 डिजिट नंबर है, 4 बार ऑपरेशंस आ गया, 4 बार इसके रिमाइंडर आ जाएंगे, तो वो मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों वैल्यूज। तो इसीलिए मैंने वहां पे क्या किया था, n को कन्वर्ट किया था, कोई k बिट इंटीजर दे रखा है, तो ये बन गया आपका ऑर्डर ऑफ k इंटू ऑर्डर ऑफ k। फर्स्ट वन फॉर द क्वोशंट, सेकंड वन फॉर द ऑपरेशंस रिमाइंडर्स, कितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया, और टोटल बन जाएगा ये ऑर्डर ऑफ k स्क्वायर। वापस इसको डेसिमल में करना है तो इट विल बी टू द बेस 10 है, ये बन जाएगा ऑर्डर ऑफ log ऑफ स्क्वायर n। तो ये बिग O नोटेशन का ये हमारे पास है। इस तरह से आप अपने सभी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो जो आपके पास